तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंडर 17 फीफा विश्व कप का खिताब किसने जीता है। तो आंसर होगा स्पेन ने। आपको पता है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हुए, ये भारत में हुए और इसको जीत लिया स्पेन ने। यहाँ पे बात करें अगर स्पेन ने किसको हराया तो कोलंबिया को हराया। इस तरह से स्पेन ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इस बार ये इसका 7वां एडिशन था, तो ये आप याद रखना। बाकी आपको बताइए फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे होंगे, ये कतर दोहा में होंगे, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है, लाइव है और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था बाइजूस। और 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे, वो 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और फुटबॉल से याद आएगी आपको संतोष ट्रॉफी जो भी 2022 में हुई थी, जो कि उसका 75वां एडिशन था। उसको केरल ने जीता था पश्चिम बंगाल को हरा करके। और आपको याद हो हमने पढ़ा था कि 2023 में जो फीफा वुमेन्स कप हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। उसका शुभंकर क्या है, मैस्कॉट है तजूनी, जो कि एक पेंगुइन है। अभी 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, सुनील छेत्री को चुना गया। जबकि वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है मनीषा कल्याण को। और नामची सिक्किम में बाईचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा भी था बैलन डी और ये पुरस्कार किससे मिला है। पुरुषों में बात करोगे तो करीम बेंजेमा को मिला, रियल मैड्रिड के हैं। महिलाओं में बात करोगे तो एलेक्सिया पुटेलस को मिला, जो कि बार्सिलोना की प्लेयर हैं। अब जैसे आपने याद किया ना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे होंगे, कतर दोहा में होंगे, तो कतर से ही आप याद रख लो कि 2023 में AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप ये भी होंगे कतर में। और डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो अभी ये 2022 का संस्करण किसने जीता, बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट भी याद रखना कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए चीफ कौन बन गए, कल्याण चौबे बन गए हैं। बाकी फीफा का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फुटबॉल जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, अभी आपने एक साथ रिवाइज भी कर लिए हैं। तो यही बेनिफिट है आपको क्रिक एग्जाम में कि कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न होता है उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम लोग एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। साथ में आप जानते ही हो आपके स्टैटिक को मजबूत करने के लिए डेली टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस आपके अपलोड होते हैं क्विज की फॉर्म में आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। शाम के वक्त टॉप 10 जनरल साइंस के क्वेश्चंस का क्विज अपलोड होता है और वो सभी वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हों। तो हर तरह से आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी, उसके लिए तो आपका निकालना ही पड़ेगा। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसने खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग मीट में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। तो आंसर होगा आकांक्षा व्यवहारे ने। आकांक्षा व्यवहारे ये महाराष्ट्र की वेटलिफ्टर है जिन्होंने खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में 40 किलोग्राम भार वर्ग में यानी कि 40 किलोग्राम कैटेगरी में 3 नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल में रिकॉर्ड बनाए हैं। स्नैच में 60 किलोग्राम भार उठा करके रिकॉर्ड बनाया, तो क्लीन एंड जर्क में 71 किलोग्राम भार उठा करके रिकॉर्ड बनाया और टोटल में 131 किलोग्राम भार उठा करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम है? आकांक्षा व्यवहारे। अभी आपने नाम सुना होगा गुरु नायडू सेनापति का। अभी IWF यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप जो कि लियोन मैक्सिको में हुआ था, तो उसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय वेटलिफ्टर बने थे। ये कितने किलोग्राम कैटेगरी में? 55 किलोग्राम कैटेगरी में। एक हर्षदा शरद गरुड़ का नाम भी याद होगा, जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और मीराबाई चानू को तो आप जानते ही हो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। वो भी एक वेटलिफ्टर थी। उन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था वेटलिफ्टिंग में। अभी ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चेयरपर्सन है। वैसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने? अभी नए बने थे, सहदेव यादव उनका नाम है। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और खेलो इंडिया की बात है तो 2 पॉइंट याद रखना।
देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भी इसका चौथा संस्करण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जिसका शुभंकर धाकड़ था, उसको हरियाणा ने जीता। पहले स्थान पे हरियाणा रहा। और अभी इसका जो 5वां संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो अभी दूसरा संस्करण हुआ था वो बेंगलुरु में हुआ था। उसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट था वीरा था। और उसमें टॉप पे रहा था जैन यूनिवर्सिटी, वो बेंगलुरु की ही है। तो इतना आप याद रखना है। यहाँ से बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में बैडमिंटन में किसने फ्रेंच ओपन सुपर 750 जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है? तो आंसर होगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। तो अभी बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन 750 जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीत लिया है। और इस तरह से वे फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई हैं। अच्छा, इनके अलावा डेनमार्क के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं विक्टर एक्सेल्सेन, उन्होंने मेंस सिंगल में ये खिताब जीता है। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने तो मिक्स्ड डबल में और विक्टर एक्सेल्सेन ने मेंस सिंगल में जीता। आपको याद होगा अभी भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष ये फिर से चुने गए थे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, बैडमिंटन से 2 कप जरूर याद रखना आप, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो थॉमस कप ये पहली बार जीता है भारत ने। किसको हराया? तो 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराया। और उबेर कप ये जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। और अगर आपसे पूछे कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो कि लखनऊ में हुए थे उसमें वुमेन सिंगल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज जीता था इन्होंने। और याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली? तो आंसर होगा लखनऊ में। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ? कुआलालंपुर मलेशिया में। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन, 2 पॉइंट याद रखना। किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? रेड बुल के। कहाँ से रहने वाले हैं ये डच प्लेयर हैं, यानी कि नीदरलैंड से हैं ये। और अभी इन्होंने मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। अब 2-3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, उतने आप याद रखना। 1-2 प्रश्न तो इन्हीं से बन जाएंगे कि अभी किसने लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। आपसे पूछेंगे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो भी आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछ लेगा तो आंसर हो जाएगा जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलन थॉम्पसन हेरा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो भारत है ये किस वर्ष अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो 2023 में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। अभी सेबेस्टियन वेटेल का नाम भी न्यूज में था, इन्होंने कहा संन्यास लेंगे ये इस साल के बाद। तो पूछा जा सकता है उनका संबंध किस कार से है, मतलब कार कंपनी से है? तो रेड बुल के ड्राइवर है वो। तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, नवंबर 2022 में कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा केरल। तो केरल 25 से लेकर 28 नवंबर 2022 तक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो सबसे बड़ी साइकिलिंग टूर्नामेंटों में से एक है। तो इसे पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है। इसमें एशिया के 25 से ज्यादा देशों के लगभग 200 साइकिल चालक हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भी आप याद रखना। कहाँ पे होंगे ये? केरल में। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा लूला डी सिल्वा को। तो अभी ब्राजील में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है लूला डी सिल्वा ने। और उन्होंने चुनाव में राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को हराया है। और इस तरह से लूला डी सिल्वा ये तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बनेंगे। और ब्राजील के 39 नंबर के ये राष्ट्रपति बनेंगे। ये वर्कर पार्टी के नेता हैं। नाम याद रखना, लूला डी सिल्वा। आप जानते हो अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जॉर्जिया मेलोनी। हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। और स्वीडन के अभी प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा उल्फ क्रिट्सन। अब बात यहाँ पे ब्राजील की है, तो ये रहा मैप में ब्राजील। देखो, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी होती है ब्राजीलियन रियल। और आपने कहा नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो लूला डी सिल्वा। ब्राजील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है
और साउथ अमेरिका में आप देखोगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा देश है। और ब्राज़ील पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से 2 रेखाएं निकलती है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अभी हमने पढ़ा था ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन जिसको कहते हैं सिटियो बर्ल मार्क्स, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन ये आपके ब्राज़ील में ही होता है। और ब्राज़ील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। यहाँ पे एक कॉफी बंदरगाह भी है जिसका नाम है सेंटोस। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर जी हेमा प्रभा को। तो ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान के 111 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को निदेशक बनाया गया है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। क्या नाम है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? बाकी आप जानते हो, मृणालिनी श्रीवास्तव अभी ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की निदेशक बनी थी। एक नल्ला थम्बी कलाई सिल्वी नाम आपने सुना होगा, CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और 27वें लेखा महानियंत्रक कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये बनी है भारती दास। अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो याद रखना ये आपको मिलेगा लखनऊ में। और अगर एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अभी किस IIT के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का एक नया तरीका खोजा, तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी। इन्होंने गन्ने की पेराई के बाद निकलने वाले बगास से चीनी का विकल्प जिसे कहते हैं जाइलीटोल वो तैयार किया था। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय रस ये आपके गन्ने का रस ही है। वैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों की आय को, इनकम को दोगुना करने के लिए एक योजना शुरू की थी। बता सकते हो कौन सी योजना? तो आंसर करना पंचामृत योजना। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा सुब्रकांत पांडा। तो अभी सुब्रकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इस तरह से वे किनका स्थान लेंगे? संजीव मेहता का स्थान लेंगे। ये आपको नाम याद रखना है। अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे कल्याण चौबे, नाम याद रखो। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे दिलीप तिर्की, याद रखो। और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बने थे राजीव बहल। अब फिक्की नाम न्यूज में आ गया तो आपसे पूछ लेंगे इसकी फुल फॉर्म बताओ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पूछ लेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1927 में। पूछेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में है। या आपसे ये भी पूछ लेंगे कि अभी 2022 में जो 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट यानी कि फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वो कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, जिसका उद्घाटन हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। आपको याद होगा अभी 2022 में ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन भी किया था। कहां पे? हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर। यह भी याद रख लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ हाल ही में CRPF के द्वारा पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को महानिदेशक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा 2 को। और उन 2 महिलाओं के नाम क्या है? एक तो है एनी अब्राहम जिन्हें रैपिड एक्शन फोर्स का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया, और दूसरी है सीमा घुंडिया जिनको बिहार सेक्टर का इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया। रैपिड एक्शन फोर्स ये CRPF का ही एक विशेष दंगा विरोधी बल है जो भारी भीड़ प्रबंधन और VIP यात्राओं के दौरान भी राज्य पुलिस फोर्स की सहायता के लिए तैनात है। CRPF की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वैसे तो इसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन फिर आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। इसके अभी नए डायरेक्टर जनरल बने थे जिनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। और आपको याद हो इनके साथ ITBP के भी डायरेक्टर जनरल बने थे नए। क्या नाम है? चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है। ITBP के डायरेक्टर जनरल का नाम बताओ। अब बताओ महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा पुणे में। तो महाराष्ट्र में पुणे के पास रंजन गांव में ये महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है।
आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में देश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 2012 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना को शुरू किया था। चलो बताओ, हाल ही में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर योट्टा D1 का लोकार्पण अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसे सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा 250 मेगावाट की क्षमता वाले डाटा सेंटर को 1500 करोड़ रुपए में 3 लाख वर्ग मीटर में बनाया गया है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। अच्छा चलो आप बताओ, अभी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और अभी भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम को किसने शुरू किया था? उड़ीसा ने। और अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना था कौन सा? कोलकाता। और मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला का पहला राज्य कौन सा बना था? तमिलनाडु बना था। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पे किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में। और बताओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भारत का पहला एक्वा पार्क ये कहां पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का ये पहला एक्वा पार्क या आप इसे फिश म्यूजियम भी कह दें, ये स्थापित होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। और इसका उद्देश्य क्या होगा? नीली क्रांति को बढ़ावा देना। यहाँ पे राज्य की सभी प्रकार की मछली प्रजातियां होंगी और ये मछुआरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करेगा। आपको बता दूं, इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाया जा रहा है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसे कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। और अभी इटली ने भारत में किस जगह पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया था? तो आंसर होगा गुजरात में। भारत का पहला जेंडर पार्क ये आपको मिलेगा केरल के कोझिकोड में। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और आपको याद है, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे खोला गया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। फिर आप बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। ये शिविर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो विश्व प्रसिद्ध डल झील है उसके आसपास के स्थानीय निवासियों के बीच आयोजित किया गया। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल भी शुरू की गई है। ये जो निवेशक दीदी पहल है ये विशेष रूप से महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ सुविधाजनक तरीके से सहयोग भी करेगी। देखो, पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं। तो स्थापना हुई थी इसकी सितंबर 2018 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और MD CEO J वेंकट रामू है। डल झील जैसे ही मैंने आपको बोला होगा, एक प्रश्न आपके माइंड में क्लिक करा होगा कि यार अभी किसी बैंक ने इस डल झील में एक तैरता हुआ ATM बनाया था या लॉन्च किया था। कौन सा बैंक है वो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप मुझे बताओ, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र ये किस देश ने लॉन्च किया था या स्थापित किया था? तो आंसर होगा रशिया ने। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है और कहां पर है? यह है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। या तो ये पूछ लेगा कि कहां पर है या ये पूछ लेगा कि किस झील पर स्थित है। तो लोकटक झील पे मणिपुर में है ये।
और बताओ दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क ये कहाँ पे बनेगा? ये मध्य प्रदेश में बनेगा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनेगा ओमकारेश्वर बांध। और कैपेसिटी भी पूछे तो 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। तो अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आप सबके उत्तर कर दोगे। तो हम बढ़ते हैं फिर आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। तो अभी टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट ये रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है। इसने अपने 3 उत्पादन फैसिलिटीज के लिए प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। टाटा स्टील स्थापना इसकी होती है 1907 में, जमशेदपुर में है ये, और इसके CEO टीवी नरेंद्रन है। अच्छा, वैसे जमशेदपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और स्टील से एक प्रश्न आपको जरूर याद आएगा कि देश के स्टील मैन के नाम से फेमस कौन थे जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा जमशेद जे ईरानी। अभी भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया था? गुजरात के सूरत में। और आपसे पूछे कि राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड के CMD कौन बने थे? तो आंसर होगा अतुल भट्ट बने थे। और इसका मुख्यालय आपको विशाखापत्तनम में मिलेगा। अभी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहाँ पे बना था? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इसे स्थापित किया गया। और आपको याद होगा CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था टाटा स्टील ने। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इसके चेयरमैन बने थे सज्जन जिंदल। वैसे दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील यानी कि कोयले को यूज किए बिना स्टील बनाया था स्वीडन की हाइब्रिड नाम की कंपनी ने, और इसे सबसे पहले बेचा था वोल्वो ग्रुप को। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी ने। केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? एक तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, और एक हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है। हरदीप सिंह पुरी इनका नाम है, और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। और अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने इस बुक की प्रस्तावना लिखी है। आपको याद है अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है? इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग देना। बाकी शशि थरूर अभी इन्होंने कहा है ये BR अम्बेडकर के ऊपर एक बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा अम्बेडकर अ लाइफ। बिमल जालान जो कि RBI के पूर्व गवर्नर है, फ्रीडम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की बुक इन्होंने लिखी है अभी। और इसी साल स्टार्टिंग में इनकी एक और बुक आई थी द इंडिया स्टोरी नाम से, वो भी याद रखना। और PC बालासुब्रमण्यम रजनी के मंत्र नाम से इन्होंने एक बुक लिखी है। और बुकों से संबंधित एक प्रश्न आप जरूर याद रखना, वैसे कई बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं तो आपको ये याद हो गया होगा कि किस राज्य का है ये जामताड़ा जिला जो कि देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? तो आंसर होगा झारखंड। और बुक से रिलेटेड 2 डे और है, जैसे कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये 2 अप्रैल को होता है। और एक है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये 23 अप्रैल को होता है। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा रेने नाबा ने। तो फ्रांसीसी लेखक है रेने नाबा, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो इस बुक में उन्होंने परमाणु आपातकाल और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की है। रेने नाबा ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पाक फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। और अभी इन्होंने ये न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की बुक लिखी है। नाम याद रखना, रेने नाबा। अभी आपको याद होगा बॉब डायलन, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। सोजर्ड मारिजने ने विल पावर नाम से बुक लिखी है। और रस्किन बॉन्ड लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, नवंबर 2022 में 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर के शासक
शेख सुल्तान अल कासिमी ने 1 नवंबर 2022 को 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया, जिसकी थीम क्या है, स्प्रेड द वर्ल्ड। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रहा इटली, ये भी याद रखना। और इसमें भारत की ओर से सूचना व प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग ने भी हिस्सा लिया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया था, तो मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। और जो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 हुआ था अप्रैल के महीने में, उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताओ, अभी हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड वेगन डे। वेगन डे बोलना ज्यादा सही रहेगा, मैं बताऊंगा क्यों। ये हमने मनाया कब, 1 नवंबर को। तो हर साल इसे 1 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड वेगन डे के रूप में। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, इसको शाकाहारी बोलने की जगह वेगन बोलना ज्यादा पर्याप्त रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है, वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं, और ये है वर्ल्ड वेगन डे। दोनों में इतना सा अंतर है, जो वेजिटेरियन कहलाते हैं वो लोग मीट वगैरह, मांस मच्छी ये नहीं खाते हैं, लेकिन वो काऊ से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, ये सब खाते हैं। वेगन में वो लोग आते हैं जो एनिमल से मिली हुई किसी भी चीज को नहीं खाते। बात मीट मांस की नहीं है, बात दूध की भी है, बात दही की भी है, ये भी तो जानवरों से ही मिल रहा है, तो वो इसको भी नहीं खाते। तो वीगन उनको कहा जाता है, वेगन। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे वो 1 अक्टूबर को होता है, ये वर्ल्ड वेगन डे है जो 1 नवंबर को होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा पंजाब हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब का स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, केंद्र सतर्कता आयोग यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन, ये 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक इसने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया। इसकी थीम आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो केंद्र सतर्कता आयोग ये हर साल उस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाता है, जिसमें 31 अक्टूबर यानी भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आती है। तो 2022 में इसे 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक मनाया गया, किसे, सतर्कता जागरूकता सप्ताह को। और आपको बता दूं, केंद्र सतर्कता आयोग इसे सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बनाया गया था 1964 में। वर्तमान में हमारे केंद्र सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल। ये नया अपॉइंटमेंट है, याद रखना। पहले केंद्र सतर्कता आयुक्त कौन थे, ये भी तो प्रश्न बन सकता है, तो आंसर होगा एन श्रीनिवास राव, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन ये कब किया गया, तो आंसर होगा 1 से लेकर 5 नवंबर। तो जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 की शुरुआत की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ, 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, ग्रेटर नोएडा यूपी से। इसकी थीम है सतत विकास और समानता। बाकी द्रौपदी मुर्मू आप जानते ही हो, पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है हमारी। ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, वैसे झारखंड की ये गवर्नर रह चुकी है। और इस बार प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने किनको हराया था, यशवंत सिन्हा को हराया था। और जल से आपको याद आएगा, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन देना। वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है। और बताओ, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। पहला राज्य गोवा बना था। फिर बताइए, ऑपरेशन बाइसन ये कब चलाया गया था, तो इसका उत्तर होगा 1948 में। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि अभी जम्मू कश्मीर में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। इसका आयोजन लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे पर वर्ष 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों के साहस और कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। एक्चुअली इस लड़ाई को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पहली बार टैंकों का इस्तेमाल हुआ था। जोजिला दिवस ये भारतीय सेना की बहादुरी की अदम्य भावना और नेवर से टू डाई का प्रतीक है।
एक्चुअली में हुआ क्या था, 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आक्रमणकारियों ने जोजिला पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1948 में ऑपरेशन बाइसन चला करके भारतीय सेना ने जोजिला पर फिर से कब्जा स्थापित किया था। जोजिला दर्रे की बात करेंगे तो ये लद्दाख के कारगिल जिले में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। दर्रा मतलब माउंटेन पास। और ये किस किस को जोड़ता है? ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। इसे बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। तो जोजिला दिवस कब मनाया? याद रखना 1 नवंबर को। अच्छा, कुछ प्रमुख दर्रे जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, पहले मैं आपसे पूछूंगा फिर बाद में उत्तर दूंगा, आप बताना पहले। रोहतांग दर्रा, ये कहां पर है? एक शिपकिला दर्रा, एक बताओ नाथुला दर्रा, एक बताओ लिपुलेख दर्रा, और एक बॉमडिला दर्रा, ये भी बताओ। बाकी जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा ऑपरेशन बाइसन, इसी तरह से एक ऑपरेशन गंगा अभी आपने लेटेस्ट पढ़ा होगा। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए चलाया गया था। और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन विजय भी आपने सुना होगा, इसे चलाया गया था 1961 में, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करने के लिए। और एक ऑपरेशन विजय एक और है जो कि 1999 में चलाया गया था, कारगिल युद्ध में कारगिल से घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो 1984 में चलाया गया था, पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए। और ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984 में, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाने के लिए। और एक ऑपरेशन पोलो है, उसे चलाया था 1948 में, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। अब कुछ दर्रे मैंने आपसे पूछे थे, उनके उत्तर आपने दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, एक बार मिलान करते हैं। तो रोहतांग दर्रा ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है और सतलुज नदी भारत में इसी से प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा ये आपको मिलेगा सिक्किम में। एक लिपुलेख दर्रा आपसे पूछा था जो उत्तराखंड में है, और बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, कई बार एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट प्रश्न उठ के आते हैं, स्टैटिक प्रश्न। और स्टैटिक से याद आया, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, डेली आपकी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है वहाँ पे आपकी डेली करंट अफेयर्स, वीकली क्विज तो अपलोड होती है, उनकी पीडीएफ तो आपको मिलती है। साथ में हमने 2 तरह की नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मॉर्निंग में आपको डेली 10 स्टैटिक क्वेश्चंस का क्विज भी मिलेगा। और वो स्टैटिक क्वेश्चंस कौन से हैं? जो भी टॉपिक आपके करंट अफेयर्स में चल रहे हैं वहीं से स्टैटिक प्रश्न निकाल करके वहां पे पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल का पैटर्न क्या है, एग्जामिनर ये चेक करने की कोशिश करता है कि आपने करंट अफेयर्स को कितना ध्यानपूर्वक या कितना डीप में जाकर के पढ़ा है, वो वहीं से स्टैटिक प्रश्न निकालेगा। जैसे कि आपने देखा होगा अभी गन्ने से संबंधित कोई प्रश्न आपने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक योजना शुरू की है, इस तरह से कुछ भी, तो वो आपसे पूछ लेगा कि भैया बताओ गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो प्रश्न तो स्टैटिक ही है, लेकिन उसने यही वाला प्रश्न क्यों पूछा, कोई और संस्थान क्यों नहीं पूछ लिया? क्योंकि यह भी न्यूज में था। तो इसी तरह के प्रश्न ये आपकी उस क्विज में आपको मिलेंगे। और शाम के वक्त अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है तो साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस का क्विज भी आपको मिलेगा। और इसमें वो सभी प्रश्न होंगे जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि बार बार यही तो प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अगर आप वो क्विज लगाते हो तो आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, जो आपको नहीं आते होंगे बार बार उनको रिपीट करते रहोगे तो वो वैसे रट जाएंगे। तो ये आदत अपनी डेली डाल लो, मॉर्निंग का क्विज लगाना है और इवनिंग का वो साइंस वाला क्विज लगाना है। ये तो लगाना ही लगाना है। मुश्किल से 2 मिनट आपके खर्च होंगे, लेकिन आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश के स्टील मैन का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, नाम बताइए। तो आंसर होगा जमशेद जे ईरानी। तो देश के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का अभी निधन हो गया। उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। और धातु विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 2008 में सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, पर अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, अभी आप जानते होंगे दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, जिनका नाम था अमो हाजी। वे कहां से थे? वे ईरान से थे। गंदा आदमी क्यों कहा गया? दशकों से वो नहाए नहीं थे। और पाकिस्तान के परमाणु बम जनक का निधन हो गया, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कादर। और भारतीय इंटरनेट के जनक का भी निधन हो गया, उनका नाम था बीके सिंघल। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी कौन? जयंती पटनायक, उनका भी निधन हो गया। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने
कामेगौड़ा, वो कर्नाटक से थे, उनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम था डॉक्टर एस पद्मावती, और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी शारदा मेनन, इनका भी निधन हो चुका है। और अभी 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, इनका भी निधन हो गया, ये पश्चिम बंगाल से थे। अच्छा, कन्नड़ के कबीर के नाम से कौन फेमस थे जिनका निधन हो गया? इब्राहिम सुतार। और फाइबर ऑप्टिक्स के जनक किसे कहा जाता है? नरिंदर सिंह कपानी को कहा जाता है, उनका भी निधन हो गया। इसी तरह से भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, यानी कि इंडियन पीएसयूज के फादर कहा जाता था डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को, इनका भी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, इनको भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे क्या थी? तो आंसर होगा सामाजिक कार्यकर्ता थी। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता कौन? इलाबेन भट्ट, जिनका भी 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक थी। उन्हें 1977 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1984 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार और 2010 में निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1986 में उन्हें गुजरात की गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। वे 2016 से साबरमती आश्रम की चेयरपर्सन भी थी। उन्होंने राज्यसभा सांसद और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया था। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई, साथ ही कई मुहिम के जरिए महिला अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, नाम था इलाबेन भट्ट, इनका भी निधन हो गया। और निधन की बात है तो अभी कुछ लेटेस्ट नाम आपको याद दिलाऊं, जैसे कि अभी देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, इनका भी निधन हो गया। और उनके पहले अभी दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाने वाले अमो हाजी का भी निधन हो गया, वे ईरान से थे। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर का निधन हो गया। बीके सिंघल का निधन हो गया, वो क्या थे? भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाते थे वो। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम था जयंती पटनायक। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, इनका भी निधन हो गया, ये कर्नाटक से थे। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, उनका निधन हो गया। कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे इब्राहिम सुतार, उनका निधन हो गया। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक, इंडियन पीएसयूज के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाते थे डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, उनका निधन हो गया। तो ये कुछ लेटेस्ट नाम अभी न्यूज में थे, ऑबिचुरी सेक्शन में हमने पढ़े, निधन हो गए, याद रखना इनको भी। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी लक्ष्मी भंडार योजना का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल की है ये लक्ष्मी भंडार योजना। और ये अभी न्यूज में क्यों है? तो इसने अभी महिला व बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार जीता है। बात करें इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने कब लॉन्च किया था? अगस्त 2021 में। इसमें सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को अनुदान मिलता है। मतलब इसमें सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपए और ST/SC वर्ग के लिए 1000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। तो याद रखना, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए पश्चिम बंगाल ने जो योजना शुरू की थी उसका नाम क्या है? लक्ष्मी भंडार योजना, जिसने अभी स्कॉच पुरस्कार जीता है महिला व बाल विकास श्रेणी में। स्कॉच पुरस्कार की बात करें तो 2003 में इसे स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य है उन लोगों को, उन परियोजनाओं को या उन संस्थानों को मान्यता देना जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। चलो बताओ, हाल ही में आयकर विभाग ने राष्ट्र एकता दिवस पर कौन सी पहल शुरू की है? तो आंसर होगा हरित आयकर। तो अभी आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्र एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर के अवसर पर हरित आयकर पहल शुरू की है। हरित की फुल फॉर्म भी है हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। तो इस पहल के तहत विभाग ने आयकर विभाग की इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा HDFC एर्गो। तो अभी HDFC एर्गो ने किसानों के लिए सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है।
यह अपनी तरह का पहला बीमा समाधान है जहां एक सैटेलाइट आधारित सूचकांक का उपयोग स्थानीय कृषि स्तर कवरेज प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये कृषि के जीवन चक्र में बुआई से लेकर कटाई तक उपग्रह आधारित डेटा के आधार पर व्यापक कवर प्रदान करेगा। HDFC एर्गो की स्थापना होती है सन 2002 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO रितेश कुमार है। अभी आपको याद होगा HDFC एर्गो ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी लॉन्च किया था। बाकी SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो पहला पॉइंट तो याद रखना भी इसके नए MD CEO बन गए। क्या नाम है? किशोर कुमार पोलू दासू। अभी SBI जनरल इंश्योरेंस क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था। एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया था। हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था। बजाज आलियांज की बात करें तो इसके नए MD CEO बन गए तपन सिंघल। और तपन सिंघल को तपन कुमार डेका के साथ कंफ्यूज मत करना, वो इंटेलिजेंसी ब्यूरो के हेड हैं डेका और ये हैं सिंघल। बाकी बजाज आलियांज अभी इसने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया था, केयर फॉर हॉकी कैंपेन शुरू किया था, तो इस कारण से ये सब चर्चा में थे। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। चलो फिर बताओ, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूं। तो इसका तो उत्तर होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्यों बोला? क्योंकि अभी तक हमने कई बार पढ़ा है जो हमारा 53वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व होगा वो है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। आप सभी को यही याद है। और हमने क्या, जहां कहीं भी आप पढ़ते होंगे सबने आपको यही पढ़ाया होगा। मतलब भारत का 53वां टाइगर रिजर्व इसी को बनना था। इससे पहले 52वां 52 नंबर का कौन सा बना था? राजस्थान के बूंदीगढ़ में जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है उसे भारत का 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और फिर 53वां नंबर का बनना था ये गुरु घासीदास जो कि है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अभी उससे पहले ही खेला हो गया। क्या खेला हो गया? अभी उत्तर प्रदेश के ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है इसको सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। उस गुरु घासीदास वाले को मंजूरी नहीं मिली, मंजूरी पहले इसको मिल गई। तो अब हम क्या बोलेंगे कि भारत का 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व ये कौन सा है? ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। वैसे तो गुरु घासीदास ये भी टाइगर रिजर्व बनेगा ऑफिशियली, जब इसको सरकार की तरफ से फाइनल मंजूरी मिल जाएगी बनेगा तो ये भी। लेकिन कौन से नंबर का बनेगा ये हम अभी नहीं कह सकते। मान लो अभी मैं कह दूं कि अच्छा अब वो 54 नंबर का बनेगा, लेकिन सरकार किसी और दूसरे को मंजूरी पहले दे दे तो 54 नंबर का वो बन जाए। तो कहने की बात यह है वन लाइन में। अब आपको याद रखना है 53 नंबर का जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पे? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में है ये। और ये देश का तो 53वां है और उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पास 3 टाइगर रिजर्व थे, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और अब ये चौथा हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व। वैसे बात करें भारत में कितने टाइगर हैं? 2967। ये हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाघ जनगणना 2018 के अनुसार। सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने? 526। उससे 2 कम कर्नाटक में बताए गए 524। अब आपके शायद मन में भी आ सकता है कि ये रानीपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको टाइगर रिजर्व क्यों बना दिया, ऐसी क्या बात हो गई? वैसे ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना है उसके कारण ये सब हो रहा है। केन नदी और बेतवा नदी दोनों को जोड़ा जाएगा और इनके बीच में एक टाइगर रिजर्व आता है, पन्ना टाइगर रिजर्व। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा भाग है जो पानी में जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। जब वो पानी में डूब जाएगा तो इसके जो बाघ है वो भाग भाग के जाएंगे। अगर वो उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो फिर वो किधर जाएंगे? वो इस रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में जाएंगे, इसलिए इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया इधर। और अगर वो इधर नहीं आए तो फिर वो किधर भाग के जाएंगे? वो मध्य प्रदेश की तरफ भाग के जाएंगे। इसीलिए भी हमने पढ़ा भी था कि मध्य प्रदेश में भी एक और टाइगर रिजर्व बनेगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब वो कौन से नंबर का बनता है वो भी देखना बाकी है। अभी 53 नंबर का तो आप याद रखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बना है उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व। वैसे हम टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं?
कैलाश साकला को कहते हैं, ये राजस्थान में है, मतलब ये राजस्थान से हैं। अच्छा, वैसे हमारा टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का है, लेकिन समय से पहले डबल कर लिया किसने? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने, इसलिए उसको TX2 अवार्ड मिला था। उससे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी ये अवार्ड मिला था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक और अच्छा काम हुआ अभी कि उत्तर प्रदेश का दूसरा और भारत का 33वां जो एलिफेंट रिजर्व है वो कौन सा बना? तराई एलिफेंट रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व तो 53rd नंबर का और एलिफेंट रिजर्व 33rd नंबर का, ये दोनों आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, ये याद रखना। आप बढ़ते आगे। अब आपको बताना है नवंबर 2022 को किस देश के पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड M कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में मरणोपरांत पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड M कैनेडी को प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। कैनेडी, इन्होंने युद्ध के अंत तक पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे और उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला। चलो बताओ फिर, अभी नवंबर 2022 में इंडिया कैम्प 2022 कार्यक्रम का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और रसायन व उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, इनका नाम है मनसुख मांडविया जी। अभी इन्होंने 2 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया कैम्प 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम की थीम क्या है? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। तो ये जो आयोजन है विशेष रूप से पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को उजागर करेगा और इसका आयोजन फिक्की के सहयोग से किया गया। और आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रसायनों के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में 2013-14 की तुलना में 2021-22 में 106% की वृद्धि हुई है। अच्छा, यहाँ पे कैम मतलब हो गया केमिस्ट्री। चलो आप मुझे बताओ 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार ये किसे मिला था? आपको बताया 3 साइंटिस्टों को मिला था। और अगर आप में से किसी ने हमारी नोबेल प्राइज का जो ट्रिकी वीडियो है वो देखा होगा तो उन तीनों के नाम आपको याद आएंगे। केमिस्ट्री से एक केमिकल हम लेकर के आए थे, कौन सा? क्लोरीन, या हमने कहा था इसको ऐसे भी याद कर लो आप, केरोसिन, जैसा आपको अच्छा लगे। और वो क्लोरीन या केरोसिन से आपको एक नाम याद आ गया, एक साइंटिस्ट का नाम जिनका नाम है कैरोलीन। अब 2 साइंटिस्ट के नाम और याद करो। अब वो केरोसिन जो या क्लोरीन आप लेकर के आए उसको क्या करना है? उसको पी जाना है, गट 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 गट। क्यों पीना है भैया? क्योंकि आपका उससे दिमाग शार्प हो जाएगा। तो शार्प से नाम आ गया बेरी शार्पलेस। अब शार्प हो जाएगा तो क्या करोगे? आप हर कंपटीशन में हर फील्ड में टॉप आओगे और मेडल जीतोगे। और मेडल से तीसरा नाम आ जाएगा मॉर्टन मेल्डाल। तो इन तीनों को मिला था 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। और अगर आप में से किसी ने अभी तक वो नोबेल प्राइज का ट्रिकी वीडियो नहीं देखा तो देखना, क्योंकि यहां से आपके डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो मार्क्स नहीं कटना चाहिए बस, बाकी आप देख लो। हम बढ़ते आगे। फिर आप बताएं नवंबर 2022 में कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर होगा परमेक्राइसिस। तो अभी परमेक्राइसिस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इस शब्द का मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। अच्छा, ये वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना जाता है और कैसे चुना जाता है? तो पूरे साल भर में कॉलिंस डिक्शनरी में जिस शब्द को सबसे ज्यादा बार खोजा गया हो उसे ही वर्ड ऑफ द ईयर ये चुन लेगा। जैसे आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना, तो वो कैसे चुनेगा वर्ड ऑफ द ईयर कि पूरे साल भर में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लोगों ने जिस शब्द को सबसे ज्यादा बार खोजा है, सर्च किया है, वही उसका वर्ड ऑफ द ईयर बन जाएगा। तो अभी तो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर याद रखना परमेक्राइसिस है। बढ़ते आगे।